हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नारायण एजुकेयर एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था भाषा और हिंदी शब्द के परिचय के बारे में। हमने चर्चा किया था भाषा और हिंदी शब्द के परिचय के बारे में। तो इसमें हम बताए थे कि भाषा जो है ये संस्कृत के भाष धातु से बना है। ये भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है क्या? वाणी की अभिव्यक्ति। वाणी की अभिव्यक्ति यह तो करता है क्या? अभिव्यक्ति किसके अनुसार या क्या? विचारों और भावों का। विचारों और भावों का। विचारों और भावों का कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं, यानी भाषा क्या है? महज एक माध्यम है। किसका माध्यम है? विचारों और भावों का दूसरों तक पहुंचाने का। इसके बाद हम फिर चर्चा किए थे भाषा शब्द के बाद अपने हिंदी भाषा पर। अपने हिंदी भाषा पर तो हिंदी भाषा हम बताए थे किस भाषा का शब्द है? कौन सा शब्द? हिंदी शब्द। किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। और फिर हम चर्चा किए थे फारसी भाषा के शब्द के साथ साथ हिंदी शब्द का, यानी हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने? शरफुद्दीन यज़दी ने किया था। शरफुद्दीन यज़दी ने किया था। फिर इसका संवैधानिक परिरूप हम देखे थे कि हम बताए थे कौन से? भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद संख्या 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी तथा लिपि कौन सी होगी? देवनागरी लिपि होगी। राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि, एक चीज यह भी ध्यान दीजिए, देवनागरी लिपि अन्य भी भाषाओं की लिपि है। देवनागरी लिपि अन्य भी भाषाओं की लिपि है, जैसे मराठी, इसके बाद पंजाबी का तो गुरुमुखी है, लेकिन देवनागरी से थोड़ा मिलता जुलता है। यानी मराठी, हिंदी, संस्कृत, इन सब भाषाओं की लिपि कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि के साथ साथ बाकी हमारे संविधान में भाषा में चलते हैं तो लगभग 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है, जिनको अनुसूची संख्या 8 में रखा गया। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। इसके विषय में कल चर्चा किए थे। फिर हम चर्चा किए थे इसके आगे कि यह हिंदी शब्द, हिंदी शब्द तो फारसी भाषा का शब्द है, उसके साथ साथ हिंदी भाषा का उद्भव काल कहाँ से कहाँ तक चला, उसके विषय में चर्चा किए थे कि इसकी जननी किसको माना जाता है? संस्कृत भाषा को। सिर्फ हिंदी भाषा ही नहीं, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। और इसके लिए हम बताए थे कि संस्कृत जो है ये सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत से कुछ समय पश्चात इसका रूप बदला पाली में, फिर उसका रूप बदला प्राकृत में, फिर उसका रूप बदला आपका अपभ्रंश में। अपभ्रंश का एक भाग है, अपभ्रंश का एक भाग है हिंदी। अपभ्रंश का एक भाग है हिंदी। इसके बाद अब हम इसका पूरा इतिहास देख लिए, कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक हिंदी भाषा अपना चलन लेके आई। अब लिपि की इसके बाद बात किए थे हम। इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि ये लिपि क्या होती है? मन में एक सवाल जरूर आया होगा, ये लिपि क्या होती है? लिपि एक तरह से हम बताए थे जब भाषा का स्वरूप, भाषा के स्वरूप 3 होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो सबसे पहले हम भाषा को प्रकट मौखिक रूप से करते हैं, इसीलिए भाषा का कौशल भी बनाया गया। भाषा कौशल की अगर हम बात करते हैं तो भाषा कौशल में आता है 4। कितने इसके भाषा कौशल हैं हिंदी भाषा के? 4। ठीक, हिंदी भाषा के 4 भाषा कौशल हैं, जिनमें पहले स्थान पे, इनका क्रम हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्रम आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक, तो भाषा कौशल पहले आता है सुनना, दूसरे नंबर पे आता है बोलना, तीसरे नंबर पे आता है पढ़ना
और चौथे नंबर पे आता है लिखना। भैया हम देख सकते हैं कि कोई भी बालक भी हुआ, अबोध बालक, सबसे पहले क्या करता है, लोगों की भाषा को सुनता है, इसके बाद फिर बोलना शुरू करता है, बोलने के बाद फिर विद्यालय जाकर वो पढ़ना शुरू करता है और फिर क्या करता है, लिखना शुरू करता है। इसीलिए इसका क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। या तो शॉर्टकट फॉर्म में हम कह सकते हैं सुबोपली, सुबोपली, सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना। ठीक, ये तो ध्वन्यात्मक है, हम जो बोल रहे हैं हमारी ध्वनि निकल रही है, ये ध्वन्यात्मक भाषा है। इसके बाद इसी ध्वन्यात्मक भाषा को ये हुआ कि जो शब्द हम बोल रहे हैं या जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकल रही हैं और आसमान में समा जा रही हैं। क्या वो ध्वनियाँ दिख रही, जैसे हम बोल रहे हैं क कहीं दिखा आपको, नहीं दिखा ना। तो इसी ध्वनि को जब निश्चित चिन्हों के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं, जैसे हम ध्वनि बोले क, तो एक उसके लिए निश्चित चिन्ह बनाया गया कि यह चिन्ह है किस ध्वनि का, क ध्वनि का। यानी हम लिपि को कह सकते हैं कि ध्वनियों को एक निश्चित चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, ध्वनियों को कुछ निश्चित चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। और हमारे हिंदी की लिपि है देवनागरी, हमारे हिंदी की लिपि है देवनागरी। अच्छा भैया, इस देवनागरी लिपि की कुछ विशेषता भी है, इस देवनागरी लिपि की कुछ विशेषता है। विशेषता यह है कि यह सदैव बाएं से दाएं लिखी जाती है, यह सदैव बाएं से दाएं लिखी जाती है। और इसकी विशेषता दूसरी यह है कि इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम ध्वनि बोलें क, तो ये कहीं भी आए, दुनिया के किसी भी कोने में आए, तो लिखा हुआ अगर है तो उच्चारण अगर हम करेंगे तो हमेशा क ध्वनि के ही रूप में करेंगे उच्चारण, कोई अन्य ध्वनि का हम उपयोग नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब हम आगे चलते हैं, हमें देवनागरी लिपि के बारे में पता चल गई, तो देवनागरी लिपि की अपनी वर्णमाला है, अपनी वर्णमाला है। अब हम जब ध्वनियों को निश्चित चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वर्ण या अक्षर। जब हम ध्वनियों को निश्चित चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं वो तो क्या कहलाता है, ध्वनि या अक्षर। एक चीज यह भी ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में अक्सर पूछता है प्रश्न को बदल कर 2-3 तरीके से। जैसे अगर पूछ लिया कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई क्या है, भाषा की सबसे लघुतम इकाई क्या है, तो हम क्या लगाएंगे ऑप्शन में, सही का निशान आपका ध्वनि। यदि बदल दिया प्रश्न कि लिखित भाषा की सबसे लघुतम इकाई क्या है या लिखित रूप में भाषा की सबसे लघुतम इकाई क्या है, तब वर्ण या अक्षर हम लगाएंगे, तब ध्वनि नहीं लगाएंगे। यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा। ठीक, तो भाषा के लिए देवनागरी लिपि में यानी हिंदी में जो वर्णमाला बनाई गई, वर्णों की एक माला बनाई गई। ठीक, यानी कोई भी माला हुई, देखिए आप पुष्पों को हम उसमें क्रम से संजोते हुए रखते हैं। तो हिंदी की जब वर्णमाला बनाई गई तो उसमें 2 भाग बताए गए, हिंदी वर्णमाला में 2 भाग बताए गए। और 2 भाग से पहले हम देख लेते हैं वर्णमाला की परिभाषा क्या है। वर्णमाला की परिभाषा क्या है, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, या कभी कभी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म दे देता है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नहीं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला। क्योंकि हम वर्णमाला जब लिखते हैं आता है तो क के बाद ख की ही बारी आती है, न कि ग या घ आ जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्था करके लिखा गया है, वर्णों का क्या है, व्यवस्थित क्रम। अभी चर्चा की हम कि ध्वनियों को लिखित रूप से जब लिखे तो वर्ण कहलाया, वर्णमाला बनी। तो यानी कुल मिलाकर वर्णमाला को जब 2 भागों में बांटा गया, जिनमें आता है पहला भाग इसका स्वर और दूसरा भाग व्यंजन। पहला भाग आ जाता है स्वर और दूसरा भाग आ जाता है व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन हम देख लेते हैं। स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं? मौखिक भाषा हम सारी बोलकर ही प्रस्तुत करते हैं,
तो स्वर वह होता है जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे ध्वनि स्वतंत्र रूप से निकले, अबाध रूप से निकले, तो वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यानी स्वतंत्र रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियां क्या होती हैं? स्वर होती हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? यानी जिनको उच्चारित करने में अन्य वर्णों अर्थात स्वरों की सहायता लेनी पड़े तो वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे देखिए हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है और संपूर्ण वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 बताई जाती है और व्यंजन की संख्या 33 बताई जाती है। अभी आप सोचेंगे सर जी 11 और 33 तो 44 हुए, आप 52 कैसे लिख दिए? तो उसके भी बारे में विस्तृत रूप से अभी हम बताते हैं कैसे ये 52 हुआ। पहले हम स्वर और व्यंजन के विषय में जो चर्चा कर रहे थे कर लेते हैं। यानी स्वर की परिभाषा हम बताएं कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले ध्वनि या वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब स्वरों की संख्या हमारी 11 है और जिनको उच्चारित करने में यानी जिन ध्वनियों को उच्चारित करने में हमें अन्य वर्णों अर्थात स्वरों की सहायता लेनी पड़े तो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे हम अ, आ, ई, उ इस तरीके से बोल रहे हैं, इनमें अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन यहीं अगर हम व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन वर्ण को इसीलिए हलंत लगाकर लिखा जाता है। अब हलंत लगाकर जब लिखा जाता है तो सोचिए यदि हम उसमें से स्वर निकाल दें, जैसे ये तो हमारा व्यंजन हुआ, क प्लस अ मिलकर तब जाके क्या बनता है? यह पूरा वर्ण या अक्षर बनता है। क प्लस और मिलाकर ये क हम जो उच्चारित कर रहे हैं पूरा क नहीं है, पूरा क नहीं है, याद रखिएगा यह आधा क है। यानी अगर हम स्वर को निकाल दें तो बोलिए देखिए अंदर ही रह जाता है, वह ध्वनि बाहर नहीं आ पाती। यानी व्यंजन वर्ण को पूर्ण रूप से उच्चारित करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब हम फिर चर्चा कर लेते हैं स्वर के विषय में। हम चर्चा जब करते हैं स्वर के विषय में तो स्वर हमारे कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में देखिए स्वरों की संख्या 3 बताई गई है, स्वरों की संख्या 3 बताई गई है और स्वर की परिभाषा तो भी हम चर्चा किए हैं। स्वरों की संख्या 3 बताई गई तो इसमें पहला आता है आपका ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर और तीसरा आता है आपका प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये 3 भेद मिलते। कहीं कहीं कहते हैं लोग कि संस्कृत में प्लुत स्वर को माना गया है लेकिन हिंदी में स्वरों की संख्या 2 ही मानी गई है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर को नहीं मानते, लेकिन ज्यादातर भाषाविद इस समय ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर में हिंदी वर्णमाला को विभाजित कर रहे हैं। किसको? स्वर को। अब ह्रस्व स्वर कुछ इनके उपनाम भी हैं, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, याद रखिएगा, नाम बदल कर दे दिया तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। इसके बाद एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर। ठीक। दीर्घ स्वर को आपका दीर्घ स्वर भी कहते हैं और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बताते हैं। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। हम देख लेते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इनके उपनाम भी हैं। अब इनके उपनाम में जब देखते हैं फिर बांटा गया इनको तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। लेकिन प्लुत स्वर की गणना संपूर्ण स्वरों में नहीं करते। 7 और 4 11 हमारे स्वर ये हो गए। अब जो ह्रस्व स्वर है इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। यानी ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर यानी वो स्वर जिनको उच्चारित करने के लिए हमें कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगाना पड़े वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। यानी जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब मन में विचार जरूर आया होगा कि सर एक मात्रा का समय कितना होता है? भाषाविदों के अनुसार एक मात्रा का समय वही समय होता है जितने समय में हमारी आंखों की पलकें बंद होकर खुल जाएं।
जितने समय में हमारी आंखों की पलकें बंद होकर खुल जाएं उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये ह्रस्व स्वर हमारे 4 हैं। अ है, इसके बाद आता है ई है, ऊ है और री है। अ ई ऊ री, इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बाकी अन्य स्वरों का निर्माण इन्हीं स्वरों से हुआ है। बाकी अन्य स्वरों का निर्माण इन्हीं स्वरों से हुआ है और इनके उच्चारण में एक मात्रा का ही समय लगता है, इसीलिए इसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ये ह्रस्व उच्चारित होता है इसलिए ह्रस्व स्वर कहते हैं। मूल स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि यही मूल स्वर हैं चारों जिनसे अन्य स्वरों का निर्माण होता है। अभी उसके बारे में आगे बताते हैं। तो ये दीर्घ स्वर की अब बात आई, यानी दीर्घ स्वर कहते हैं किसे कहते हैं या द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं। तो उसके विषय में हम कह सकते हैं कि वे स्वर ध्वनियाँ या वे स्वर वर्ण जिनको उच्चारित करने में ह्रस्व स्वर के दुगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर के दुगुना समय लगता है, या हम कह सकते हैं जिन ध्वनियों को उच्चारित करने में 2 मात्राओं का समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर। या और नाम भी इसके उप हैं, कौन कौन से? संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संयुक्त होते हैं। वो कैसे होते हैं अभी बताते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन से हैं? आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। अब देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये हमारे स्वरों की संख्या हो गई कितनी? 7 हो गई। कौन कौन से? आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। अब इन्हें संयुक्त या मिश्रित स्वर कहते हैं। यहां पे देखिए हम बोलते हैं अ और इसको बोलते हैं आ। इसको उच्चारित करने में थोड़ा सा समय लगा, इसको उच्चारित करने में ठीक इसका दुगुना समय लगा। इसको बोलते हैं ई, इसको बोलते हैं ई। इसीलिए जब हम वर्णों को उच्चारित करते हैं तो थोड़ा हमें यह ध्यान में रखना पड़ता है कि हम ह्रस्व में उच्चारित कर रहे हैं या दीर्घ में उच्चारित कर रहे हैं। अब ये जो 7 हैं इनमें जब बांटा गया, इन्हें सम संयुक्त और विषम संयुक्त में बांट दिया गया। क्यों संयुक्त हुआ? पहले इसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। इसके विषय में चर्चा करने के लिए हम देखते हैं किसको? मूल स्वरों का योग क्या है, मूल स्वरों का योग क्या है, कैसे होता है मूल स्वरों का योग। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे जब अ या आ हो और बाद में क्या आए? ई या ई आए तो हमारा क्या बनता है? ए बनता है। तब क्या बनता है? ए बनता है। फिर इससे पहले ये तो अलग करके दिखाए विषम, सम जो होता है हम यहाँ कह सकते हैं जब पहले क्या अ हो या आ हो बाद में फिर क्या आए? अ आए या आ आए तो क्या बनता है? आ ही बनता है। फिर यदि ई हो या बड़ी ई हो यानी ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, फिर बाद में क्या आए? ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तब भी क्या होता है? दीर्घ ई ही होता है। ह्रस्व ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, बाद में ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आए तब भी क्या बनता है? दीर्घ ऊ ही बनता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अ आ है, यहाँ पे अ आ है। समान वर्ण मिले तो ये क्या बना? समान वर्ण मिले तो ये बना, इसीलिए इनको संयुक्त कहा गया। लेकिन कैसा कहा गया? इन तीनों को हम सम संयुक्त कहते हैं। सम संयुक्त स्वर, सम संयुक्त स्वर। ये इसके बाद विषम संयुक्त स्वर आएगा तो वो कैसे? अ आ के बाद ई या ई आए तो क्या बनता है? ए बनता है। देखिए यहाँ पर अ आ है, यहाँ पे विषम आ गया ना, अलग अलग। तो जब अलग अलग आया तो ये बना। इसके बाद पहले शब्द के अंत में अ हो या आ हो, फिर बाद में क्या आए? ऊ या बड़ा ऊ यानी ह्रस्व या दीर्घ ऊ आए तब क्या बनता है? ऊ बनता है। अब फिर हम देखते हैं अ हो या आ हो, बाद में क्या आए? ए आए या ऐ आए तब भी क्या बनता है? ऐ ही बनता है। फिर अ हो या आ हो, बाद में फिर क्या आए? ओ आए या औ आए तो भी क्या बनता है? औ ही बनता है। अब देखिए ये समान समान से मिले इसलिए इनको सम संयुक्त स्वर कहा गया। ये असमान से मिले इसलिए इनको विषम संयुक्त स्वर कहा गया। विषम संयुक्त
स्वर कहा गया। यहां तक की परिचर्चा हमारी कंप्लीट हुई। फिर इसके बाद हम देखते हैं, आप समझ गए होंगे सम संयुक्त और विषम संयुक्त क्या होता है। सम संयुक्त और विषम संयुक्त क्या होते हैं, और ये तो पूरे हैं ही कौन, दीर्घ या द्विमात्रिक या संयुक्त या मिश्रित स्वर, इन सब नामों से हम जान सकते हैं। इसके बाद हमारा नंबर आता है किसका, प्लुत स्वर का। नंबर आता है प्लुत स्वर का। तो प्लुत स्वर को हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर को हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब प्लुत स्वर को हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, तो उसमें हम देखते हैं उसकी परिभाषा अगर हम देखेंगे तो कह सकते हैं जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमें 3 या 3 से अधिक मात्रा का समय लगाना पड़े तो वो कैसा स्वर कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जब प्लुत स्वर की बात करेंगे तो कुछ लोग कहते हैं सर जी जब इसकी गणना ही नहीं होती तो हम प्लुत स्वर क्यों जानेंगे, लेकिन हम प्रयोग करते हैं भैया, प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग अक्सर हम मंत्रोच्चारण, संगीत गायन, रुदन, किसी को पुकारने इत्यादि में करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं नहीं मंत्रोच्चारण के लिए ओम, तो ये ओ के बाद हम जो थोड़ा लंबा खींचते हैं स्वर को, तो ये हम गणित के 3 के आकार की तरह लिख देते हैं। तो यही क्या है, हमारा प्लुत स्वर है। या इसी को कहीं कहीं इस चिन्ह के माध्यम से भी प्रदर्शित करते हैं। इस चिन्ह को लुप्ताकार या अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं। अगर फिर हम बुलाते हैं संगीत गायन में, कहते हैं ना सारे, इस तरीके से जब चलता है तो यह क्या है, यही प्लुत स्वर है। यही क्या है, हमारा प्लुत स्वर है। फिर किसी को पुकारने में कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कोई दूर होता है पुकारते हैं ए, तो इसके बाद ये स्वर तो हम दीर्घ स्वर पुकार तो लिए, लेकिन उसके बाद फिर लंबा जो खींचते हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं प्लुत स्वर का ही एक रूप है। चलिए आज हम चर्चा किए हैं स्वरों के बारे में। अगली वीडियो में फिर हम स्वर के अन्य भाग के बारे में तथा व्यंजन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बाकी आप सब को मैं आशा करता हूँ सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।